नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर से। जयपुर के अंदर ही एक छोटा सा गांव आता है जिसका नाम खैजरोली गांव होता है और इसी गांव में रहने वाला चेतन सिंह के पास अपनी 18 एकड़ जमीन होती है। गांव का सबसे बड़ा जमींदार होता है। चेतन सिंह के पास अच्छे खासे रुपए, पैसे, इज्जत, मान, मर्यादा सब कुछ होती है। चेतन के अपने दो बच्चे होते हैं। बड़े बेटे का नाम मनीष होता है और छोटी बेटी का नाम राधिका होता है। मनीष जो कि आजकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई करता है। दूसरी तरफ चेतन सिंह की छोटी बेटी राधिका जो कि 12वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई कर रही है। घर में सब कुछ था, सुख शांति थी, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। और एक दिन जब चेतन अपनी पत्नी गंगा देवी को खेत में ले जाता है तो खेत में जाकर पति पत्नी बैठ जाते हैं। कुछ देर तक बातचीत की जाती है और इसके बाद चेतन सिंह अपने खेतों में कामकाज में व्यस्त हो जाता है। लेकिन उसी दौरान गंगा देवी जैसे ही खेत में बैठी हुई थी तो उसके पास कोई सांप आ जाता है और उसको काट लेता है। जैसे सांप उसको काट लेता है तो इसके बाद गंगा देवी चिल्लाते हुए अपने पति को बुलाती है और उसका पति चेतन सिंह उसके पास पहुंच जाता है। गंगा देवी अपने पति चेतन सिंह को कहने लगती है कि मुझे सांप ने काट लिया है और इसके बाद जैसे तैसे करके चेतन सिंह अपनी पत्नी गंगा देवी को लेकर एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पर उसका उपचार करना शुरू कर दिया जाता है। आखिरकार 6 घंटे का वक्त गुजरने के बाद वहां पर गंगा देवी अपना दम तोड़ देती है और इस तरह से जो चेतन सिंह का परिवार होता है वो बिल्कुल खत्म सा हो जाता है। जिसके चलते चेतन सिंह का बड़ा बेटा मनीष और उसकी बेटी राधिका भी परेशान रहने लगते हैं। और इस तरह से जैसे ही ये काम हो जाता है तो 2 महीने का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजरने के बाद अब चेतन सिंह अकेला पड़ चुका होता है। वह देखता है कि घर की सारी जिम्मेदारी उसकी बेटी राधिका के कंधों पर आ जाती है। चेतन सिंह की बेटी राधिका सुबह 4 बजे उठती थी, फिर वह घर के कामकाज किया करती थी और इसके बाद तैयार होकर अपने स्कूल में चली जाया करती थी। स्कूल की छुट्टी जैसी होती थी उसके बाद वो अपने घर के कामकाज में व्यस्त हो जाया करती थी। अब चेतन सिंह सोचने लगता है कि उसकी बेटी राधिका काफी परेशान हो चुकी है। वह सारा दिन घर के कामकाज में व्यस्त रहती है और जिसके चलते उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। अब चेतन सिंह सोचने लगता है कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। और जैसे अगला दिन होता है तो चेतन सिंह इसके बाद अपने बेटे मनीष और अपनी बेटी राधिका से इस बारे में बातचीत करता है। जैसे ही मनीष और राधिका की राय इस बात में ली जाती है तो दोनों बच्चे अपने पिता को कुछ भी नहीं कहते हैं। उन दोनों की भी इस बात पर सहमति बन जाती है कि उसका पिता चेतन भले ही शादी कर ले। और इस तरह से चेतन सिंह अब थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद शादी के बारे में सोचना शुरू कर देता है। आखिरकार लगभग 1 महीने का वक्त और गुजरने के बाद चेतन सिंह की शादी एक विधवा महिला मंजू के साथ हो जाती है। और जैसे ही उन दोनों की शादी होती है तो इसके बाद जो मंजू होती है वो काफी लालची किस्म की महिला होती है। वह सोचने लगती है कि अब मुझे इस घर पर राज करना है और इस तरह से वह अपने पति चेतन सिंह को भी अपने कब्जे में कर लेती है। और जितनी भी चेतन सिंह के पास अचल संपत्ति, रुपया, पैसा, धन दौलत होता है उस पर मंजू अब सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ जाती है। जब भी मंजू की सौतेली बेटी राधिका और उसका सौतेला बेटा मनीष उससे पैसे मांगते थे तो मंजू साफ साफ मना कर दिया करती थी। कहने लगती थी कि अपने पिता चेतन सिंह के इस बारे में बातचीत करो। और इस तरह से मनीष और राधिका के मन पर इस बात का भी गहरा असर पड़ा था। खैर थोड़ा और वक्त गुजर जाता है। एक दिन इस मनीष के लिए एक लड़की का रिश्ता आ जाता है। लड़की देखने में काफी खूबसूरत होती है और उस लड़की का नाम रजनी होता है। अब चेतन सिंह सोचने लगता है कि मुझे अब अपने बेटे की भी शादी कर देनी चाहिए क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई लगभग पूरी कर ली है। और इस तरह से जब मनीष को रजनी पसंद आ जाती है तो फिर इसके बाद मनीष और रजनी की धूमधाम से शादी भी कर दी जाती है। जैसे ही दोनों की शादी कर दी जाती है तो घर में खुशियां सी छा जाती है। घर में किसी बात की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा और वक्त गुजर जाता है। एक दिन घर में कोई भी नहीं होता है। रजनी अपने घर में अकेली होती है। लेकिन जैसे ही शाम के 4 बजे के आसपास चेतन सिंह अपने खेत से अपने घर पर लौटता है तो अपनी बहू
रजनी को कहने लगता है कि बहू क्या बात, आज घर में कोई भी नहीं है। तभी रजनी हंसते मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि पिताजी, सभी लोग अपने अपने कामों से जो है बाहर चले गए हैं। मैं भी घर पे अकेली थी, थोड़ा काम काज था वो मैंने निपटा लिया है। इसके बाद चेतन सिंह अपनी बहू रजनी को घर में अकेला देखने के बाद उसकी नीयत रजनी पर खराब हो जाती है। वह रजनी के पास आता है, उसको कहने लगता है कि मेरे पास अच्छे खासे रुपए पैसे, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, सब कुछ मेरे पास है और मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दे सकता हूँ, वो सारे पैसे दे सकता हूँ जो मेरे पास है। तभी रजनी उसको कहने लगती है कि पिताजी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम हमारे घर के बुजुर्ग हो, घर के मुखिया हो, तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। लेकिन वहां पर जो रजनी का ससुर होता है चेतन सिंह, इस बात को नजरअंदाज करते हुए रजनी के साथ छेड़खानी शुरू कर देता है। जैसे उसके साथ छेड़खानी की जाती है तो रजनी सारी बातों का विरोध करते हुए चेतन सिंह के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है। इस बात पर चेतन सिंह को काफी गुस्सा आ जाता है और चेतन सिंह अब कहने लगता है कि मेरे पास जितने रुपए पैसे हैं, जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी जमीन जायदाद है, उसमें से ना तो मैं तुम्हारे पति को एक फूटी कौड़ी देने वाला हूँ और ना ही तुम्हें एक फूटी कौड़ी देने वाला हूँ। सारी जमीन जायदाद, सारी प्रॉपर्टी, सब रुपया पैसा मेरी पत्नी मंजू का है। और ये बात रजनी को बुरी लगी थी। इस तरह से अब इसका ससुर चेतन सिंह तो वहां से बाहर चला जाता है। 2-3 घंटे का वक्त गुजरने के बाद घर का एक एक सदस्य घर में लौट आता है और इसके बाद जैसे ही रात के तकरीबन 8 बजे का वक्त हो जाता है तो रजनी पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती है और वहां पर पूरा परिवार मिल बैठकर खाना खाता है। लेकिन जैसे ही सबका खाना पीना हो जाता है तो इसके बाद सभी अपने अपने कमरों में जाकर लेट जाते हैं। लेकिन आज रजनी अपने मन में सोचने लगती है कि उसके ससुर चेतन सिंह ने उसके साथ बहुत बड़ी बदतमीजी की है। इस बात को रजनी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसके बाद रजनी अपने पति मनीष को ये सारी कहानी खुलकर बताती है और जैसे मनीष को ये बात पता चलती है तो मनीष को काफी गुस्सा आने लगता है। वह अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपनी बहन राधिका को आवाज लगाता है। राधिका भी अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने भाई के कमरे में चली जाती है और इसके बाद भाई बहन दोनों ही एक प्लान तैयार कर लेते हैं, एक योजना बना ली जाती है। वहां पर मनीष अपनी बहन राधिका को कहने लगता है कि हमारा पिता गलत रास्ते पर चल चुका है, उसने आज तुम्हारी भाभी पर भी हाथ डाला है, उसकी जो गलतियां हैं वो ज्यादा बढ़ती जा रही है और उसने रजनी को ये भी बताया है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी रुपए पैसे जमीन है, वो सब हमारी माँ सौतेली माँ मंजू के नाम करने वाला है। ये बात राधिका को भी अच्छी नहीं लगती है, ना ही उसके भाई मनीष को अच्छी लगती है और इस तरह से भाई बहन दोनों गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस तरीके से मनीष कुमार अपनी बहन राधिका के साथ मिलकर इस प्लान को बना चुका होता है। जैसे 2 दिन का वक्त गुजर जाता है तो तीसरा दिन हो जाता है और फिर मनीष शहर में जाता है। वह एक मेडिकल स्टोर पे जाता है, वहां से कुछ नशीली दवाइयां खरीदता है और जैसी दवाइयां खरीद ली जाती है तो फिर अपने घर पर लौट आता है। घर पर आने के बाद अपनी पत्नी रजनी को सारी बातें समझाता है। इसके बाद जो मनीष होता है अपनी पत्नी रजनी को कहता है कि तुमने अपने ससुर और अपनी सास की खाने के अंदर ये सारी दवाइयां मिलानी है। और इस तरह से जब रजनी खाना बनाती है तो अपने ससुर के लिए खाना तैयार करती है, अपनी सास के लिए भी जो खाना तैयार करती है, उन दोनों के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया जाता है। और इसके बाद चेतन सिंह और चेतन सिंह की पत्नी मंजू देवी जैसे ही दोनों खाने के बाद रात के 9 बजे के आसपास अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं तो फिर 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद दोनों को काफी गहरी नींद आ चुकी होती है। लेकिन आज की रात रजनी, राधिका और मनीष इन तीनों को नींद आने वाली नहीं थी। जैसे लगभग रात के 11 बजे का वक्त हो जाता है तो मनीष अपनी बहन राधिका को चुपके से बुलाता है और फिर सारी बातें वहां पर क्लियर कर ली जाती है। इसके बाद राधिका एक रसोई में जाती है, धारदार चाकू उठा कर लाती है और उसका भाई मनीष घर में रखी हुई एक तलवार उठा कर लाता है। दोनों भाई बहन अपने माता पिता के कमरे में चले जाते हैं और देखते हैं कि उनके माता पिता दोनों ही गहरी नींद में सोए हुए थे
और इसके बाद जो मनीष कुमार होता है वो अपने पिता चेतन सिंह के पास चला जाता है और देखते ही देखते तलवार के साथ अपने पिता की गर्दन को काट देता है। गर्दन काटी जाती है तो वहां पर उसके पिता चेतन सिंह की जरा सी भी चीख नहीं निकलती है, लेकिन उसकी माँ यानी कि सौतेली माँ मंजू देवी की आंखें खुल जाती है। तब तक राधिका मंजू पर चाकू से एक वार कर चुकी होती है, लेकिन मंजू काफी हष्ट-पुष्ट महिला होती है। वह उन दोनों को धक्का देकर अपने घर से बाहर निकल जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, शोर मचाना शुरू कर देती है। इसके बाद मनीष और मनीष की बहन राधिका उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं और फिर जब मंजू नीचे गिर जाती है तो उस पर मनीष तलवार के साथ कई वार करता है और देखते ही देखते राधिका भी उस पर चाकू से कई वार कर चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर जो चेतन सिंह का छोटा भाई जो कि पास में ही दूसरे मकान में रहता था, जिसका नाम भानु सिंह होता है, वो चिल्लाने की आवाज को सुनकर बाहर निकल जाता है और वह देखता है कि वहां पर जो चेतन सिंह की पत्नी मंजू देवी होती है वो खून से लथपथ पड़ी हुई होती है और राधिका और मनीष दोनों उस पर तलवार और चाकू से वार कर रहे होते हैं। भानु सिंह वहां पर आ जाता है और उनको पूछने लगता है कि तुमने इस काम को अंजाम क्यों दिया है। दोनों भाई बहन वहां पर चुप खड़े रह जाते हैं और इस तरीके से वहां पर कुछ पड़ोसी जन भी पहुंच जाते हैं और इसके बाद भानु सिंह देखते ही देखते नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है और लगभग 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस इसके बाद मंजू के शव को बरामद कर लेती है और फिर जब घर के अंदर जाकर देखती है तो वहां पर चेतन की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी और इसके बाद चेतन की लाश को भी बरामद कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस मनीष और राधिका इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। साथ में मनीष की पत्नी रजनी देवी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन तीनों की गिरफ्तारी होने के बाद इन तीनों को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया जाता है और इसके बाद पुलिस इन तीनों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। इसके बाद मनीष और उसकी बहन रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपनी पूरी कहानी को पुलिस के सामने बयां कर देते हैं। वहां पर मनीष कहने लगता है कि मेरे पिता ने 2 काम गलत किए थे। उसने मेरी पत्नी के साथ भी गलत काम करने की कोशिश की थी और फिर इसके बाद वह पूरी अपनी अचल संपत्ति को, अपनी जायदाद को अपनी पत्नी के नाम करना चाहता था। इसलिए हम दोनों भाई बहनों ने मिलकर अपने माता-पिता की हत्या कर दी है और इसके बाद पुलिस इन तीनों के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर लेती है और इन तीनों पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। 6 महीने का वक्त गुजरने के बाद 2 अगस्त 2025 को इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और इस तरह से मनीष का पूरा परिवार यानी चेतन का पूरा परिवार बिल्कुल बर्बाद हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी गलती चेतन सिंह की होती है। उसने दूसरी शादी की और साथ में अपने बेटे की पत्नी पर गलत नजर रखी थी, जिसके चलते ये पूरा हत्याकांड रच दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।